नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो देश की सेहत से जुड़ा है और देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही पिछड़ी हुई है। हम बात शुरू करते हैं पिछले साल के एक मसले से। 2019 हमारे लिए दो चीजों में एक अहम पड़ाव था। एक तरफ हमारे देश के मूल के जो इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को नोबेल मिला और उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सबको हाथ में कुछ खर्च करने का पैसा मिले और गरीबी दूर करने के मसले पर बात की। दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग भुखमरी में 117 देशों की लिस्ट में 102वें स्थान पर चले गए। यानी पेट भरने के मामले में भारत के हालात साउथ एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे खराब हैं। सो ये विडंबना नहीं है कि हमारे देश में 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना लागू हुई और लेकिन उसके बावजूद 5 साल से कम जो बच्चे हैं जिनकी मौत हो जाती है वो भुखमरी और कुपोषण, उसमें 69% एक नंबर आता है। तो इसका एक दूसरा पहलू है समस्या का, जो कि समस्या तो नहीं है बल्कि वो एक तरीके की सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा। देश में खाद्यान्नों का और दूसरे कृषि उत्पादों का भारी उत्पादन हो रहा है। हमारे पास बहुत सरप्लस स्टॉक है और इधर रिजर्व बैंक ने भी कहा कि कैसे इसको हैंडल करें। वहीं कोरोना महामारी के चलते जो देश में आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हुई है, उसके चलते फल, सब्जी, दूध, पोल्ट्री उत्पाद, उनकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। यानी किसान को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। और हमारी जो पब्लिक स्टॉक्स को हैंडल करने वाली एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक जून में हमारे पास 960 लाख टन का पब्लिक स्टॉक था खाद्यान्नों का, जबकि जो बफर के मानक है उनके हिसाब से 410 लाख टन होना चाहिए। तो सवाल है कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, फल और सब्जियों का उत्पादन मांग से ज्यादा है। दूसरी तरफ हम लोगों के जो बहुत बड़ी आबादी है वो कुपोषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में क्या सरकार को आगे आकर के एक कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो कमजोर वित्तीय हालत वाले लोग हैं उनको दालों की उपलब्धता बढ़ाए, उनको पीडीएस का इस्तेमाल किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे देश में है जो मैपिंग करती है देश के सबसे कमजोर वित्तीय स्थिति वाले लोगों की, उन तक पहुंच भी है, हमें पता है उनके पास कैसे राशन जाता है। तो इस दोनों चीजें हमारे हाथ में है। उसके बावजूद हमारे जो सरकार की नीतियां हैं वो शायद उस तरह खरी नहीं उतर रही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ दो खास मेहमान आज बात करेंगे। हमारे साथ फूड पॉलिसी एक्सपर्ट विजय सरदाना जी हैं, जिनका बहुत काम है एग्रीकल्चर में और खाद्य सुरक्षा के मामले में और कानूनी मसलों पर भी, नीतियों के मसलों पर भी। हमारे साथ संजीव मुखर्जी हैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड में है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अरसे से कृषि और खाद्य मामलों को कवर करते हैं। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। 2013 में पारित हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बावजूद भारत में भुखमरी और कुपोषण एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लगातार साल दर साल नीचे जा रहे हैं। पेट भरने के मामले में भी भारत के हालात साउथ एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर सबसे खराब हैं। साल 2017 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से जारी हंगर इंडेक्स में 119 देशों की लिस्ट में भारत 100वें स्थान पर था। वहीं इससे पिछले साल यानी 2016 में भारत 97वें पायदान पर खड़ा था। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारत में 19 करोड़ कुपोषित लोग थे। वहीं साल 2019 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर आ गया था। साल 2018 में 8,82,000 बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हुई है। भारत में 5 साल के कम उम्र के 20.8% बच्चों का वजन निर्धारित वजन से कम है। 5 साल से कम की उम्र के 37.9% बच्चों की लंबाई जरूरी निर्धारित औसत लंबाई से कम है।
भारत में 6 से 23 महीने के बीच की उम्र के महज 9.6% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार आहार मिल पाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 72% आदिवासी महिलाओं को सप्ताह में एक बार भी फल खाने को नहीं मिलता है। यह हालात तब है जब हमारे देश में अनाज के सरकारी गोदाम भरे हुए हैं, यानी सरकारी सस्ते अनाज के चलते खाद्य सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन पोषण का स्तर गिरता जा रहा है। FCI की वेबसाइट के मुताबिक जून के आखिर तक तकरीबन 96 मिलियन टन अनाज का स्टोरेज था, जबकि बफर स्टॉक नॉर्म 41.1 मिलियन टन है। जुलाई महीने में FCI का बफर स्टॉक दोगुने से भी ज्यादा था। ऐसे में सवाल PDS को लेकर भी है। जानकार कह रहे हैं कि PDS को बेहतर तरीके से लागू करना वन नेशन वन राशन कार्ड से कहीं बेहतर है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ने PDS की दिक्कतों को बढ़ाया ही है। फल और सब्जियों के उत्पादकों को डिमांड में कमी की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार को खुद आगे बढ़कर दालों, सब्जियों और फलों को PDS में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह की रणनीति की इस वक्त जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हाँ, मेरा पहला सवाल विजय जी आपसे है कि दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास एक PDS की व्यवस्था है, पिछले करीब मेरे ख्याल से 60 साल हो गए हैं, और उसमें हम सुधार करते जा रहे हैं, उसका दायरा हम बढ़ाते जा रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, नए आंकड़े आ रहे हैं। हमारे पास बहुत स्टॉक्स हैं, लेकिन वो सरप्लस को हम कैसे इस्तेमाल करें उसको लेकर के माथापच्ची करते हैं। सस्ते में बेचते हैं, निर्यात करते हैं, लागत से कम में बेचते हैं, यानी सरकार खर्च करती है दूसरे तरीके से। दूसरी ओर हमारी इतनी बड़ी आबादी कुपोषण को शिकार है। हम हंगर इंडेक्स में, मतलब ये बहुत ही सोचनीय बात है कि हम लोग कहां पर खड़े हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ के साउथ एशिया में हम लोग सबसे नीचे हैं। तो ये जो विरोधाभास है दोनों के बीच में, इसमें चूक कहां हो रही है? हम कहां पे दिक्कत में है? क्यों हम इस इश्यू को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है, और भारत की दृष्टि से तो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आज 138 करोड़ की आबादी है जी, और हमारे को ये पता है कि हमारी आबादी जो 60% आबादी है वो गरीबी रेखा के आसपास है। इस देश में कंज्यूमर भी गरीब है, किसान भी गरीब है जी। दूसरी तरफ करीब 2 लाख करोड़ का हमारे गोडाउन्स में खाद्यान्न पड़े हैं। हाँ, और जब हम बात करते हैं किसानों से उत्पादन बढ़ाने की, तो हम उनको सब्सिडी देते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है फिर हम सब्सिडी देते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर दीजिए ताकि गोडाउन खाली हो जाए। समस्या ये है कि हमने कभी भी जो फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री की जो हम बात करते हैं, हमने एक होलिस्टिक व्यू नहीं लिया। इसके 2 कारण रहे। एक तो या तो हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दिया और सिर्फ हमने गेहूं और चावल को ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। उसका खामियाजा ये हुआ कि हमारे यहां दालों की शॉर्टेज हो गई और तेलों की शॉर्टेज हो गई जी। और दाल और तेल के बगैर हिंदुस्तान का कोई किचन काम नहीं करता। सिर्फ चावल और गेहूं से आप गुजारा नहीं कर सकते। तो अगर आप गरीब आदमी को सिर्फ चावल और गेहूं देंगे तो आप कहने को तो कैलोरीज दे देंगे, लेकिन उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। और जब उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी तो हम जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी की, तो जब उसमें क्षमता ही नहीं है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ना वो खेत में काम कर पाएगा ना वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसीलिए उसका कारण ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सफर करता है, क्योंकि हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। अब जो आपने बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जब इतना कुछ पड़ा है, हम वो अपने उन लोगों को क्यों नहीं दे पाते जिनको जरूरत है, और हम अननेसेसरी और सब्सिडी दे के, और वो भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं जी। कहीं ना कहीं एक सीरियस पॉलिसी फ्लॉ है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो यह समस्या गंभीर होती जाएगी। एक तरफ गोडाउन भरते जाएंगे, दूसरी तरफ देश में भुखमरी रहेगी और तीसरी तरफ किसान परेशान रहेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। तो ये संजीव, मैं आपके पास आता हूं कि हमारे पास अच्छा उत्पादन है, हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, पब्लिक स्टॉक्स, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम लोग लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी क्या समस्या है कि हम लोग इसको हल नहीं कर पा रहे हैं? क्या नीतिगत प्रॉब्लम है? इसमें लेकर के आपको क्या कहना है?
देखिए, जैसे जितना मैंने विजय जी को सुना कि जो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या हमारी जो ओवरऑल फोकस रही है वो बेसिकली सीरियल्स पे रहती है कि हम ग्रेन्स दे, ज्यादा से ज्यादा राइस दे, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली ग्रेन्स और राइस दे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या जो हमारे बच्चों में या जो हमारे अंडर वो है बच्चे हैं, उनमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसको हम कैसे सॉल्व करें। हाँ, प्रोग्राम्स चलती रहती है, लेकिन आप अभी भी अगर देखोगे तो स्टंटिंग जो होती है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों में स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मतलब कि जिस एज तक उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी उसके एवरेज ग्रोथ होनी चाहिए उतनी उसकी एवरेज ग्रोथ नहीं है, उससे कम है। और कम इसीलिए क्योंकि उसको पोषक खाने का अभाव रहता है, उसको पोषक तत्वों का अभाव रहता है उसके फूड में। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ अच्छा इतना कुछ ग्रो होता है, इतने सारे सीरियल्स, इतने फ्रूट्स, इतने वेजिटेबल्स, इतने न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, वहां हमारे यहाँ पे अंडर नरिशमेंट की समस्या, स्टंटिंग की समस्या आज भी बच्चों में इतनी है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जो हम फूड देते हैं उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें हमें बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ गेहूं और चावल दे के शायद ये सोल्यूशन ना हो। अगर हम ज्यादा देना चाहते हैं, जहां कई जगह मिड डे मील स्कीम्स में एग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अंडे दिए जा रहे हैं। अंडा एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन उसमें इशू ये है कि वहां पे कई रिलीजियस प्रॉब्लम आता है, कई जगह अपोजिशन होता है कि हम नहीं दे, क्योंकि अंडा एक किसी खास समुदाय में नहीं खाया जाता है, नॉन वेजिटेरियन फूड उसको माना जाता है, तो उसकी भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आता हूँ संजीव, ये प्रश्न मेरे पास है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो ये विजय जी, दो बातें अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास स्टॉक्स भी है, रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कैसे मैनेज करें, और हमारा डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। यहाँ मैं दालों का एक हवाला दूं कि एक टाइम में हम लोग दालों का काफी हमारी निर्भरता आयात के ऊपर बढ़ गई थी। सरकार ने नीतिगत बदलाव किया, दाम बढ़ाए, और उसके बाद ये हुआ कि सरकार को दालें खरीदनी पड़ी एमएसपी के ऊपर, और हमारे पास बफर भी बना दालों का। लेकिन वो दाल जरूरतमंद तक रीजनेबल दाम में, सस्ते दाम में पीडीएस के माध्यम से पहुंच सकती है, जो कि नहीं पहुंचाई जा रही है। हमारी सरकारी एजेंसी क्या करती है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सपोर्ट देने के लिए पहले दालें खरीदती है, ये जिम्मा नैफेड को दिया गया है, और फिर उस दाल को हमारे कारोबारी एमएसपी के नीचे दाम पे सरकार से खरीद लेते हैं, और फिर लगभग 2 गुने दाम पे बाजार में लेके आते हैं। तो हमारे पास पीडीएस का तंत्र है, हमारे पास नैफेड का भी अपना एक नेटवर्क भी है। तो क्या उस दाल की मिलिंग करके सस्ते दाम में और बिना घाटे के, इंटरेस्टिंग बात है, अगर घाटा भी सरकार को नहीं होगा वो क्यों नहीं, और जबकि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए दालें एक बड़े प्रोटीन का स्रोत रही है हमारे देश में सदियों से। तो उसका फायदा सरकार क्यों नहीं उठा पा रही है, या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं वो सिर्फ अपना एक काम कर लेती हैं और उसको आगे ले जाने का एक जो स्टेप होता है उसके बारे में विचार भी नहीं करती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जिसे कहते हैं ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मोड में रहते हैं, हम कभी प्लानिंग मोड में नहीं रहे जी। हमने कभी ये नहीं समझा कि जो दालें हम खरीदेंगे उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, किसानों ने शोर मचाया, दालें बिक नहीं रही, तो नेफेड को कहा जी आप खरीद लो। उसके बाद क्या करना है, कहां रखना है, कैसे मिलिंग होगी, उसका करना क्या, वो बाद में सोचेंगे। हम लोग हमेशा कंपार्टमेंटलाइज थिंकिंग और शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके पॉलिसीज में चलते रहे। ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हर सेक्टर में हमारे साथ यही प्रॉब्लम रही। अब जब सरकार के सामने यह है कि हमने एक मिशन बना दिया कि दालों का प्रोडक्शन हम हर साल बढ़ाएंगे, हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज हम ला रहे हैं, नए बीज ला रहे हैं, हमें पता है कि हम इतने साल दालें उगाएंगे और इतना हम एक्सपोर्ट शायद नहीं कर पाएंगे, और देश में जरूरत है, कुपोषण है। आप दुनिया भर की उनको स्कीम्स दे रहे हैं लेकिन खाने को नहीं दे रहे। और दुख की बात यह है कि आप जनता के पैसे से आप सब्सिडाइज चीज खरीदते हैं, मतलब कि एमएसपी पे खरीदते हैं और फिर वापस प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पे दे देते हैं। तो वही रेट पे जिसपे आप सब्सिडाइज रेट पे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, आप गरीब आदमी में बांट दीजिए। आपको कम से कम टैक्स पेयर के पैसे का सही यूज हो जाएगा, जो देश में भुखमरी है उसकी कमी आएगी, और जो सबसे बड़ी बात है नेशनल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी।
हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में और शायद अकेला बड़ा देश होगा जहां पे पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है लेकिन प्रोटीन इंटेक कम होती जा रही है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इस देश में सिक या अंडर प्रोडक्टिव, अंडर परफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं जो इकोनॉमिक दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको पूरा खाने को नहीं देंगे तो आपका जो हेल्थ बजट है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप देखें इम्यूनिटी आज कोरोना के टाइम पे, जब तक आप प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाएंगे आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। तो जो आदमी भूखा है ही इज मोर ससेप्टेबल टू कोरोना। तो आज जो कोरोना की महामारी अगर आपको उसको भी एड्रेस करना है तो आपको अपने गरीब तबके को जो एफोर्ड नहीं कर सकता उनको बराबर प्रोटीन इंटेक देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उनके ऊपर वैक्सीन और दवाइयां और हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आज हमारे पास ना तो प्रॉपर एग्रीकल्चर पॉलिसी है ना हमारे पास फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसलिए कभी हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, कभी हम जीरो बजट की बात करते हैं, कभी हम जीएम की बात करते हैं, कभी हम कन्वेंशनल की बात करते हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हम चाहते क्या है इस देश में। संजीव, अभी हम लोग बात कर रहे थे विजय जी से कि हमारे पास स्टॉक्स है, हमारा एक डेफिसिट था प्रोटीन के खाद्यान्नों में, खासतौर से दालों का। नीतियों में जरूरी बदलाव हुआ और हम लोगों ने अच्छा खासा उत्पादन बढ़ाया दालों का, लेकिन उसका जो सरकारी खरीद भी है, पब्लिक स्टॉक भी है, उसका डिस्पोजल का जो तरीका ढूंढा गया वो एक तरीके से तर्कसंगत नहीं है। अगर हम उसका उपयोग पीडीएस के माध्यम से सस्ते दाम पर ये दालें गरीब लोगों को उपलब्ध करा पाते तो हम लोग शायद जो न्यूट्रिशन का जो हमारा चैलेंज है, माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है, उसको हम एड्रेस कर पाते। यहाँ पे एक और मैं ऐड करूंगा पॉइंट कि हमारे पास दूध का उत्पादन भी रिकॉर्ड हो रहा है और पोल्ट्री सेक्टर का भी हमारा उत्पादन काफी बढ़ा है, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो कोविड के चक्कर में इसमें एक समस्या सबसे बड़ी आई कि कीमतें बहुत बुरी तरीके से गिरी, खासतौर से पोल्ट्री उत्पादों की और दूध की। तो ये जो 3 आइटम है प्रोटीन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और उसके लिए हमारे पास सिस्टम भी है, पीडीएस है, मिड डे मील है। कर्नाटक ने मिड डे मील में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया और किसानों को बेहतर दाम देने के लिए दूध की खरीद बढ़ाई, और पोल्ट्री सेक्टर हमारा काफी प्रोडक्टिव है, वो उपलब्ध करा सकता है एग्स। आपने भी जैसे शुरू में जिक्र किया कि कई राज्यों ने शुरू किया लेकिन वहां पर लोग शाकाहारी और गैर शाकाहारी का मसला ले आए। तो ये क्या हमारी नीतियों में काफी सारा विरोधाभास और असमंजस की स्थिति नहीं है? मेरा मानना है कि जैसे हमारे पास आज सरप्लस है, जो इतनी सारी सरप्लस है, हाँ। दूध की सरप्लस है, आज कहीं में पढ़ रहा था वो 2 लाख टन के पार चला गया है। जो आपके पास पाउडर मिल्क का सरप्लस है 1,20,000 टन होना चाहिए। अंडों की सरप्लस है। इस टाइम पे जहां कोविड से सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, क्यों नहीं एक सेंट्रल स्कीम हो सकता है कि जो भी स्टेट अपने मिड डे मील में या अपने आईसीडीएस में या अपने आंगनबाड़ी में अगले 6 महीने तक दूध या दूध का पाउडर, आई एम नॉट सेइंग लिक्विड मिल्क, दूध का पाउडर एक आधा किलो 100 ग्राम 250 ग्राम दूध का पाउडर और अंडा देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सब्सिडाइज स्कीम लाएगी उसके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करे, स्टेट कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करे। ऐसा कोई भी स्कीम आप किसी के नाम पे भी चलवा लीजिए, वो स्कीम अगर ऐसी लाई जाती तो ये जो न्यूट्रिशन की समस्या अब हो रही है, जहां आईसीडीएस में आप देख रहे हैं कि जो फूड बुलेटिन दिखाता है वो कहता है कि आईसीडीएस में और मिड डे मील में सबसे कम ऑफटेक पिछले 6 सालों में इन 3 महीनों के दौरान हुआ, क्योंकि कोई स्कूल खुले नहीं, कई सरकारी स्कूल चले नहीं, आईसीडीएस सेंटर्स चले नहीं, आंगनबाड़ी चली नहीं। इस टाइम पे अब जब जो सिचुएशन निकल चुकी है, जब आपके पास सरप्लस है, तो आप आराम से 6 महीने के लिए खर्चा सरकारी एक्सचेकर पे आएगा, लेकिन खर्चा आप एडजस्ट कर सकते हैं और 50-50 शेयरिंग में करिए, 70-30 शेयरिंग में करिए, 60-40 शेयरिंग में करिए। एक नेशनल स्कीम लेके आइए कि अगले 6 महीने, अगले साल भर, या जो भी सिचुएशन तक आपको लगता है कि ये चीज चलती रहेगी, आप एक न्यूट्रिशन बच्चों के लिए एटलीस्ट एक स्कीम लॉन्च करेंगे। तो मिड डे मील, आईसीडीएस में अंडा हो, दूध हो, कोई भी इस तरह की प्रोटीन रिच चीजें हैं, दालें हैं। दालों का एक चीज और है कि दालों का देखिए, आपकी एक एक्सपीरियंस बन चुकी है पिछले 4-5 महीनों में। आपने दाल डिस्ट्रीब्यूट किया है एनएफएसए के थ्रू, वही एफसीआई के थ्रू, जिस एफसीआई के थ्रू करने से आप हिचकिचा रहे थे। आपने नाफेड के थ्रू दालें मिलिंग करवाई, स्टेटों को पहुंचाई, मोटा मोटी लिफ्टिंग हुई है, स्टेटों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टेट समझ गए हैं कि अब कितने दिनों में दाल पहुंच सकती है, कहां हमें मिलिंग करवानी है, कौन टेंडर निकाल सकता है, कौन दे सकता है, कौन सा दाल देने से हमें जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
कौन से किस तरह से हमें राशन दुकानें चलानी पड़ेगी, कितने दिन खोलने पड़ेंगे ताकि हम दाल और गेहूं चावल दोनों साथ दे सके। नाउ आपके पास एक फेयर आइडिया 4-5 महीने में हो जाना चाहिए। अब इसको आराम से आप न सिर्फ नवंबर के, उसके बाद भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो दालों की स्टॉक है आपके वो अपर्याप्त है। वो 40 मिलियन 30 लाख टन के आसपास है, खपत आपकी सिर्फ 12 लाख टन के आसपास है। तब भी आप फिर से दाल चना खरीद रहे हैं मध्य प्रदेश और बाकी जगह से, तो आपके पास ये स्टॉक रहेगा, तो आप आराम से लिक्विडेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। और रही बात जो लोग कहते हैं कि पिलफरेज हो जाएगा जी, तो आपके पास आधार का ड्रॉबैक है, आधार का सिस्टम है, आधार की पॉस मशीन एनेबल्ड सिस्टम्स है। आप चाहे तो आप इनके थ्रू लिंक करके आप इन चीजों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो चीज से आप डर रहे थे कि दाल पिलफरेज हो जाएगा, दाल तो पिलफरेज नहीं हो रहा है ना। 4 महीने में आपने देख लिया दाल तो लोगों के पास पहुंच रही है। वही सिस्टम आप बाकी प्रोटीन आइटम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विजय जी, जैसे आप कह रहे थे कि नीतिगत मसला, एक संजीव भी कह रहे हैं कि हमें नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, और एग्रीकल्चर में भी लेकर के ये ढीला ढाला रवैया है। लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनके लिए पोषण को उनको बेहतर करने के लिए प्रावधान है, उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अभी मेरा वही कहना है कि आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया कि वल्नरेबल जो सेगमेंट है आपने उसको टारगेट किया। मेरा ये कहना है कि आपके पास आज 138 करोड़ है, 2024 तक आप 145 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी आप आबादी हो जाएंगे, जमीन आपके यहां श्रिंक हो रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिर्फ आप एफसीआई के गोडाउन को देख के नहीं कर सकते कि आज आपके पास सरप्लस है तो आपने फूड सिक्योरिटी कर दी, बांट दिया। समस्या यह है कि आपको 145 करोड़ लोगों को ढंग से खाना खिलाना है रोज, और अगर आप उनको नहीं खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेशनल ह्यूमन रिसोर्स में डेफिशिएंसी आती है, चाहे वो स्टंटिंग के रूप में आए, चाहे पुअर प्रोडक्टिविटी के रूप में आए। आप कहते हैं हमारे यहां गोल्ड मेडल नहीं आते, लोग मेहनत नहीं कर पाते, लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये तो बताएं कि 145 करोड़ लोगों को जो मिनिमम न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना मिले, फैट कितना मिले, ऑयल कितना मिले, प्रोटीन कितना मिले, मिनरल्स कितने मिले। मेरा ये कहना है कि जब तक आप होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे तब आप इनफैक्ट एग्रीकल्चर को भी प्लान कर पाएंगे कि हमारे पास सरप्लस तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन ऑयल में डेफिशिएंसी है, तो उस एरिया को हम डाइवर्ट करें ऑयल प्रोडक्शन में, उस हिसाब से इंसेंटिवाइज करें किसानों को, उस हिसाब से उस एरिया के लिए बीज, टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन सर्विसेज की जाएं। कहने का मतलब है कि जब तक आप नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाओगे, उसका रिफ्लेक्शन आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी में जो पॉजिटिव वे में दिखना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर अलग जा रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एजेंडा अलग हो रहा है, एग्रीकल्चर की पॉलिटिक्स अलग चल रही है, फूड सिक्योरिटी की पॉलिटिक्स अलग चल रही है, और देश बीच में खड्डे में खड़ा है। तो ये संजीव, मैं आपके पास आऊं, कई महत्वपूर्ण मसले उठाए हैं विजय जी ने। तो ये एक तो जो मिड डे मील है उसका बजट तो नहीं बढ़ रहा है, दूसरा एक प्रॉब्लम है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके प्रोजेक्शन उस तरीके से जो प्रोजेक्टेड आबादी है उसके हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रावधान किया गया कि भाई आप जो है लोगों को सेहत सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएं, खासतौर से महिलाओं को और बच्चों को। दूसरे ये एक मसला है कि सरकार कोशिश करती है कि उसका खर्चा बचे, उसका टारगेट यही रहता है कि पैसा कैसे बचे। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें क्या कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हम देश की बड़ी आबादी की सेहत में सुधार के लिए हम सोच पाए, क्योंकि किसानों ने तो अपना काम कर दिया, अगर आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे आपको जो जरूरत है उसका भी वो उत्पादन कर देगा, लेकिन जो जिम्मा सरकारों को निभाना है, जो नीतिगत फैसले लेकर के उनको आगे लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको निभाना है, वो तो चुप है। उनका कोई तो हमें बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव दिखता नहीं कि जो ऐसी दीर्घकालिक योजना हो जो स्थिति को सुधारने की तरफ जा रही हो। क्या कहना है आपका? जैसा विजय जी कह रहे हैं कि जो आपकी फूड पॉलिसी और जो एग्रीकल्चर पॉलिसी उसमें डिस्कनेक्ट है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। और देखिए जो हमने देखा है, जो जैसे हम सब देख रहे हैं कि हमारी पल्सेस प्रोडक्शन जो 16-17 मिलियन में रुकी हुई थी वो 20-22 मिलियन टन में कैसे पहुंची। जिस दिन से हमने वो स्टॉक होल्डिंग चालू की, हमने किसानों को एक एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की कुछ मात्रा में, आई एम नॉट सेइंग सबका खरीदने लगे, सबका खरीदने की पॉसिबिलिटी सरकार के पास होती नहीं है। जिस दिन से उसको एक एश्योरेंस मिले कि मेरी कुछ अमाउंट ऑफ दालें जो है, जो मेरी सरप्लस है, वो जो दाम अगर गिरेगा तो सरकार कुछ खरीदेगी, आपको प्रोडक्शन ग्रेजुअली बढ़ती रही। आप ठीक। तो संजीव, ये आपका विजय जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा
कि नीतियां बना नहीं रहे और हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो फोर्टिफिकेशन की तरफ जाने की बात करती है कि ऊपर से आप लोगों को विटामिन खिला दो। छोटा सा एक कमेंट में चाहूंगा इस पे आपका। देखिए, विटामिन जिसे कहते हैं ना कि एक जबरदस्ती का परफ्यूम लगा, नहाओ मत और परफ्यूम लगा लो, उससे आपकी हेल्थ नहीं इंप्रूव होती, आपका हाइजीन इंप्रूव नहीं होता। जो फोर्टिफिकेशन है वही है कि हम लोगों को खाना तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं आप ये थोड़ा सा विटामिन खा लो, वो भी सिंथेटिक जो किसी काम का नहीं है। तो ये वो वाली बात है कि आप नहाओ मत, परफ्यूम लगा लो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको फोर्टिफिकेशन पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है अगर आपका पीडीएस सिस्टम ढंग से काम करे। तो ये मैं यहां पर अपने इसी पॉइंट पे अपने दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप हमारे साथ हिंद किसान की बात में जुड़े और ये बहुत ही पेचीदा मसला है लोगों की सेहत से जुड़ा, उस पर आप लोगों ने अपनी बातें की। असल में देखिए, किसानों ने अपना काम कर दिया है, या जरूरत होगी तो वो अपना काम और आगे करेंगे। बॉल जो है वो सरकार और नीति निर्माताओं के पाले में है कि वो कैसी नीतियां बनाते हैं, कैसे उनको लागू करते हैं, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार है और वो तब है जब हमारे पास उस तरीके के सारे उत्पाद उपलब्ध हैं जो उनकी सेहत को सुधार कर सकते हैं। जरूरत है सरकार के सही कदम उठाने की, सही नीतियां बनाने की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हिंद किसान की बात में, फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।